सरकारी हॉस्पिटल की एक डॉक्टर साहिबा जो कि राउंड पर गई हुई थी, जो कि अलग अलग जच्चा से जाकर उसकी हालचाल पूछ रही थी। जिन जच्चा ने अभी हाल ही में अपने बच्चे को जन्म दिया था, इस तरह से डॉक्टर साहिबा जाती हैं एक जच्चा के पास और जाकर कहती हैं कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। वह कहती है मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहिबा ने मुस्कुराते हुए पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तभी वह जच्चा कहती है कि मुझे एक गुड़िया चाहिए। दरअसल जैसे ही डॉक्टर साहब ने यह बात सुनी, डॉक्टर साहब एकदम मुस्कुरा देती हैं, हंस देती हैं, कहती हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें गुड़िया लाकर ही दूंगी। दरअसल अभी उसने एक बेटी को जन्म दिया था और वह एकदम से गुड़िया मांगने लगती है। या तो कोई मंद बुद्धि ऐसी बात कर सकता है या कोई बच्चा ऐसी बात कर सकता है। दरअसल जो माँ बनी थी संभवतः भारत के इतिहास की शायद वह पहली ऐसी लड़की हो सकती है, क्योंकि उसकी उम्र महज 10 साल के आसपास थी, जो कि अभी कक्षा 6 में पढ़ने वाली थी, जिसने क्या अभी हाल ही में एक बेटी को जन्म दिया था। जैसे ही डॉक्टर साहिबा ने यह बात सुनी, उन्होंने उस बच्ची का दिल रखने के लिए कहा कि ठीक है, जिस जिस खिलौने का तुम नाम लोगे वो खिलौना तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। लेकिन इस घटना को सुनने के बाद जो आज की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आए और हो सकता है कि आप लोग प्रशासन, पुलिस और साथ ही कोर्ट की भी तारीफ करें, क्योंकि जो इसके बाद लड़की के साथ होता है, उसके बाद जो कहानी होती है वह वाकई तारीफ के काबिल होता है और जो भी होता है वाकई बाद में सब कुछ अच्छा होता चला जाता है। लेकिन जो लड़की के साथ शुरुआत में होता है वो वाकई बहुत भयानक होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ शर्मा और आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ यह सच्ची घटना है। केंद्र शासित राज्य चंडीगढ़ की बात कर रहा हूँ मैं 14 जुलाई 2017 की सुबह, जब एक बेटी स्कूल पढ़ने के लिए तैयार हो रही थी। अचानक से उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। कक्षा 6 में पढ़ने वाली वह लड़की, जो कि मैथ और इंग्लिश में बेहद होशियार थी, उसे पेंटिंग्स बनाने का भी बहुत शौक होता है और उसके घर में भी जगह जगह चारों तरफ उसके हाथ की बनी हुई पेंटिंग्स लगी हुई थी। उसकी माँ पूछती है कि बेटा क्या वाकई स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है या कुछ और बात है। वह कहती है कि माँ मुझे सचमुच पेट में दर्द हो रहा है और मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही। जैसे ही माँ ने यह बात सुनी, उस लड़की की जो माँ होती है, जो कि घर घर में लोगों के बर्तन मांजने का काम करती है, इनके घर साफ सफाई करने का काम करती है, और उस लड़की के जो पिता होते हैं वे छोटी सी एक सरकारी नौकरी किया करते थे। माँ और बाप की चिंता बढ़ जाती है। अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, ये दिखाने के लिए कि आखिरकार उसे कोई दिक्कत या कोई परेशानी तो नहीं है, किस बात का दर्द हो रहा है। क्योंकि उसकी माँ ने अभी जो भी घरेलू नुस्खे होते हैं उसको दिए, लेकिन उसको आराम नहीं मिल पा रहा था। अब यहाँ से सीधा हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। छोटी सी वो बच्ची जो कि गोल मटोल थी, थोड़ी मोटी थी और इसलिए उसे देखने में बड़ी प्यारी सी बिटिया। अब जब उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं कि कुछ मेडिकल टेस्ट मैं आपको दे रहा हूँ करवाने के लिए, या मेडिकल टेस्ट करवा के लेके आओ और जैसे ही रिपोर्ट आती है उसके बाद हम आपको बताते हैं। कुछ देर बाद यानी कि कुछ घंटे के बाद मेडिकल की रिपोर्ट्स भी आ जाती हैं और मेडिकल की रिपोर्ट्स ले जाने के बाद माँ और बाप बड़े आराम से डॉक्टर साहब को दे देते हैं। डॉक्टर साहब ने जैसे ही उस रिपोर्ट को देखा, डॉक्टर साहब को बेहद तेज गुस्सा आ जाता है और गुस्सा आने के बाद वो डांटने लगता है और डांटते डांटते वो कहते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है तुम इतना अनजान बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो। तभी लड़की की जो माँ और बाप होते हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहते हैं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो कहते हैं कि तुम अनजान बनने की कोशिश मत करो, जो तुम्हारी बेटी है वो 30 सप्ताह की गर्भवती है और तुम्हें इस बात का पता ही नहीं है। जैसे ही माँ बाप यह बात सुनते हैं, डॉक्टर साहब के ये शब्द सुनते हैं, उनके पैरों तले से सचमुच में जमीन खिसक जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है, कैसे हुआ है। वो अपनी बेटी को काफी दुलारते हैं, उससे पूछते हैं और उससे पूछने की कोशिश कर ही रहे थे कि बेटा तुम्हारे साथ यह सब कैसे हुआ। उस बच्ची को या तो पता ही नहीं था कि उसके साथ हुआ क्या है और उसके साथ यह किसने किया है और यह कैसा करने से ऐसा हो सकता है। वह बच्ची बेचारी बिल्कुल शांत थी। डॉक्टर साहब ने जब माँ बाप और उसकी बेटी की हालत को देखी, तब डॉक्टर को थोड़ा समझ में आ जाता है कि वाकई कुछ न कुछ अनर्थ जरूर हुआ है, जिसका इन माँ बाप को बिल्कुल पता नहीं है। क्योंकि माँ दिन भर दूसरों के घरों में काम करने के लिए निकल जाती थी और बाप सरकारी नौकरी करता था, इसलिए वह भी अपने घर से बाहर निकल जाया करता था। इसी बीच में अब पुलिस को सूचना दी जाती है। जब पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर आती है और मौके पर आने के बाद लड़की की काउंसलिंग कराई जाती है और काउंसलिंग कराने के बाद जो मनोचिकित्सक होता है उस बच्ची को बड़े प्यार से दुलार से पूछते हैं कि बेटा तुम्हें किस किस ने किस किस तरीके से छूने की कोशिश की। जब उसे यह दिलासा दिया तब उसको बहुत प्यार से पुचकारा और उसको कुछ टॉफियां और चॉकलेट वगैरह जो कि दे सकते थे, जिस तरीके से पूछ सकते थे। उस बच्ची को जब अपनेपन का एहसास कराया तब जाकर वो बच्ची बोल जाती है
कहती है कि जो बड़े मामा जी हैं वो मुझसे कुछ ऐसी बातें करते थे, जब बड़े मामा का नाम सामने आता है तो बड़े मामा को देखकर, जिसका नाम कुल बहादुर है, उनकी बात सुनने के बाद पुलिस वालों को भी गुस्सा आ जाता है, डॉक्टर को भी गुस्सा आता है, साथ ही वह बच्ची की जो माँ होती है उसको भी बेइंतहा गुस्सा आता है। वो एक तहरीर लिखती है और तहरीर लिखने के बाद वो पुलिस स्टेशन में जमा कर देती है। इसके बाद पुलिस इस कुल बहादुर को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद थाने लेकर आती है। अब जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है कि तुमने ऐसा क्या किया, तुम कब से कर रहे हो, तब वह स्वीकार करता है कि दिसंबर 2016 के आसपास से उसने यह सब करना शुरू किया था और वो लगातार ऐसे ही कर रहा था। पुलिस वालों को काफी गुस्सा आता है और वे उससे सख्ती से भी पेश आते हैं, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब बात आती है इस बच्ची के अबॉर्शन कराने की, लेकिन डॉक्टर ने साफ साफ हाथ खड़े कर दिए। उसने कहा कि मैं किसी भी कीमत पर अबॉर्शन नहीं कर सकता। यदि मैंने ऐसा किया तो न केवल ये कानून का उल्लंघन होगा बल्कि गलत हो जाएगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, इससे बच्चे की जान को खतरा भी हो सकता है। उसके बाद सीधा जो उसके लड़की का पिता होता है वो जिला अदालत पहुंच जाता है। जिला अदालत में जाने के बाद जज साहब से गुहार लगाता है, जज साहब मेरी बेटी के साथ एक दिक्कत हो चुकी है, मैं चाहता हूं कि उसके अबॉर्शन हो जाए, तो मेरी जो बेटी है उसका भविष्य है वो कम से कम बच जाएगा। जैसे ही मेडिकल की रिपोर्ट जिला अदालत में जो न्यायाधीश होते हैं उन्होंने देखी, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस बात की बिल्कुल भी आपको इजाजत नहीं दे सकते, क्योंकि अब वक्त काफी आगे बढ़ चुका है। जो बच्चा पेट में है उसकी उम्र लगभग 30 सप्ताह से ज्यादा हो चुकी है, इसलिए हम किसी भी कीमत पर आपको इस बात की अनुमति नहीं दे सकते कि आप इनका अबॉर्शन कराएं। अब पिता जो थे और माँ जो थी वो जाहिर सी बात है वो परेशान हो जाते हैं, और एक ऐसा बच्चा जिसके आने के बाद कौन उसका स्वीकार करेगा, समाज भी उसको दुत्कारेगा, तमाम तरह की दिक्कतें उस बच्चे के सामने पैदा हो सकती हैं। इसलिए माँ बाप ने हाई कोर्ट की तरफ रुख किया, और हाई कोर्ट की तरफ जब रुख करते हैं, हाई कोर्ट में जाने के बाद पूरी कहानी पूरी बात बताते हैं, तो जज साहब साफ साफ इनकार कर देते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से कह सकते हैं कि अगर ऐसा होता है तो बच्चा भी आपका खत्म हो सकता है, और जो लड़की है जिसके पेट में यहाँ अभी पल रही है वो भी खत्म हो सकती है, इसलिए हम इस बात की इजाजत नहीं दे सकते। लेकिन माँ बाप थकने का नाम नहीं ले रहे थे। पहले जिला अदालत, फिर हाई कोर्ट, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट यानी कि 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट से यह आदेश आ जाता है कि मेडिकल रिपोर्ट देखी गई है और इसे हम इस बात की इजाजत नहीं दे सकते। अब एक तरफा मामला हो जाता है, जैसे FIR दर्ज होती है, मामला अदालत पहुंच जाता है, तो जैसे जैसे ही सामाजिक कार्यकर्ताओं को, मीडिया वालों को इस बात की भनक लगती है, इसके बाद फिर घर पे मीडिया वालों का जमघट लगना शुरू हो जाता है। बड़ी संख्या में लोग रिपोर्टिंग करना शुरू कर देते हैं। अब ये खबर जो थी घर घर तक लोगों तक पहुंच जाती है कि इस तरह से मामा ने अपनी ही सगी भांजी के साथ इस तरह की घिनौने कृत्य किया। कई महीनों तक ऐसा लगातार कर रहा था। वो बेटी गोल मटोल थी, इसलिए माँ बाप को इस बात का पता नहीं चल पाया, और उसका धीरे धीरे पेट भी बढ़ रहा था और वह गर्भवती हो जाती है। अब गर्भवती को इसका अबॉर्शन कराने की बात करते हैं, तो लेकिन उसे अनुमति नहीं मिल रही है। अब यहाँ तक तो बात निकल जाती है, लेकिन जब अबॉर्शन की बात अनुमति नहीं मिलती है तो मजबूरी बन जाती है कि इस बच्ची का अबॉर्शन ही कराना पड़े। वक्त फिर आगे बढ़ने लगता है और 17 अगस्त 2017 को उसे GMCH सरकारी हॉस्पिटल, जो कि चंडीगढ़ का माना हुआ सरकारी हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में इसे भर्ती करा दिया जाता है। जो लड़की होती है वह कक्षा 6 में पढ़ने वाली होती है, जिसकी उम्र महज 10 साल होती है। उसको अभी तक बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं थी कि किस तरह के लोग, इनके मीडिया वाले उनके घर पे आते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता उनके घर पे आते हैं, पुलिस वाले भी उसके घर पे आते हैं। गरीब फैमिली होती है। वो लड़की भी यह नहीं समझ पा रही थी कि आखिरकार यह माजरा क्या है, यहाँ लोग क्यों आते हैं। तब एक दिन उसने अपने पिता से पूछा कि पापा ये लोग क्यों आते हैं और मेरा पेट इतना अजीब सा क्यों है, मुझे अजीब सी क्यों फील आती है। तभी उसके पिता ने कहा कि बेटा तुम्हारे पेट में पथरी हो गई है और पथरी का साइज लगातार बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए इस पथरी को निकलवाने का वक्त आने वाला है। जब ये पथरी निकल जाएगी तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगी और इन लोगों का जो घरों में आने का सिलसिला है वह भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। कुछ दिन बीतने के बाद वो दिन भी आता है। 17 अगस्त 2017 को आखिरकार उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, और अभी जो पूरा वक्त हुआ नहीं था, क्योंकि जब मैच्योर जो बच्चा पैदा होता है वह 9 महीने में पैदा होता है।
अभी 9 महीने कंप्लीट नहीं हुए थे। इस लड़की की तबीयत लगातार बिगड़ती चली जा रही थी, लेकिन पिता ने यह एक शर्त रखी थी कि अगर कोई बच्चा चाहे, लड़का हो या लड़की पैदा हो, तो वो उसे ना देखेंगे और ना ही अपनी बेटी को देखने देंगे। इसलिए हमारा उससे कोई लेना देना नहीं होगा, उससे कोई मतलब नहीं है, उसे हम अपने पास नहीं रखना चाहते हैं। अदालत ने भी यह बात स्वीकार कर ली थी, पुलिस प्रशासन ने भी यह बात स्वीकार कर ली थी, साथ ही जो डॉक्टर होते हैं उन्होंने भी यह बात स्वीकार कर ली थी कि ठीक है, कोई बात नहीं। वो वक्त आता है, बच्चा जब पैदा होता है तो उसको बड़े ऑपरेशन से करना पड़ता है और वह एक स्वस्थ बेटी को जन्म देती है। जब स्वस्थ बेटी को जन्म देती है, उसके कुछ देर बाद डॉक्टरनी जब राउंड पर आती है तो उस बच्ची से पूछती है कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वो लाकर दूंगी। तब लड़की ने कहा था कि मुझे एक बड़ी सी गुड़िया चाहिए, और बड़ी सी गुड़िया का नाम आते ही तो डॉक्टर साहिबा की आंखों से आंसू आ जाते हैं। सोचने पर मजबूर हो जाती है कि इस लड़की ने अभी एक बेटी को जन्म दिया है और उस बेटी को यह नहीं पता कि उसने आखिरकार एक गुड़िया को ही जन्म दिया है। आखिरकार कैसी विडंबना है, डॉक्टर साहिबा कुछ भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसकी जो मांग थी, जो डिमांड थी, उन्होंने उस खिलौने से लाकर उस बच्चे के हाथ में थमा दिया और वो खेलने लगती है। इसके बाद फिर जब वक्त आता है, आगे बढ़ता है, तो आगे बढ़ने के बाद माँ और जो बाप होते हैं अपनी बेटी को घर लेकर चले जाते हैं। लेकिन जो बच्चा पैदा होता है वो सेक्टर 15 में एक चाइल्ड होम होता है, वहाँ पर उस बच्चे को रखा जाता है। वहाँ उस बच्चे की परवरिश होना शुरू हो जाती है। अब पुलिस ने इस मामले को, इस जांच को पुख्ता करने के लिए, देखने के लिए कि क्या वाकई जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया था, जिस सगे मामा कुल बहादुर पर आरोप लगाया गया था, वह वाकई में बच्चा उसी का है या किसी और का है। इसके लिए डीएनए जो रिपोर्ट थी, डीएनए सैंपल भेजा जाता है और जब डीएनए सैंपल की रिपोर्ट आती है तो वो मैच नहीं करता। जब मैच नहीं करता तो फिर एक बार मीडिया में हड़कंप मच जाता है, हंगामा खड़ा हो जाता है और जिस व्यक्ति को जेल भेजा गया था, जब व्यक्ति सलाखों के पीछे है, दरअसल ये बच्चा उससे मैच ही नहीं कर रहा है, तो ये बच्चा है किसका। उस बेटी की फिर से एक बार काउंसलिंग कराई जाती है, डॉक्टरों का पैनल बिठाया जाता है। उस बच्ची को प्यार से, दुलार से और अपनेपन का एहसास कराकर उससे पूछा जाता है कि बेटा, जैसे कि तुम्हारे बड़े मामा करते थे, ऐसा और कोई भी करता था क्या। जब यह बात आती है तो लड़की को काफी पूछने के बाद बताती है कि मेरे जो छोटे मामा हैं, जिनका नाम शंकर है, वो भी मेरे साथ कुछ ऐसी ही हरकतें किया करते थे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ये दोनों भाई जानते थे। पहले बड़े भाई ने उस लड़की को अपने हवस का शिकार बनाया और छोटे भाई ने चुपके से यह देख लिया था। छोटे भाई की यह जिम्मेदारी बनती थी कि वह अपने बड़े भाई को समझाता कि जिसके साथ तुम यह गंदा काम कर रहे हो वो तुम्हारी सगी भांजी है। लेकिन छोटे की हिम्मत जुट जाती है, जब बड़ा कर रहा है तो छोटे ने भी ठीक वैसा ही करना शुरू किया और लड़की का कई महीने तक बलात्कार ऐसे ही होता चला जाता है। जब भी छोटे को मौका मिलता था तब वह उसके साथ ऐसा ही घिनौना कृत्य करता था, जब बड़े को मिलता था तब वह उसके साथ ऐसा करता था। माँ और बाप जब मौके पर नहीं होते थे तब वह उस अवसर का जरूर फायदा उठाया करते थे और वह बेटी इस गंदी हरकतों को, जो गलत हो रहा था, वह उसे समझ ही नहीं पा रही थी और वह हर दिन या तो किसी टॉफी जो बच्चों को दी जाती है या चॉकलेट या कुछ खाने के सामान जो दिए जाते हैं, इस तरह के दोनों मामा उसे लाके देते थे और वह जो चाहते थे उसके साथ वैसा करते चले जाते थे। लेकिन पुलिस ने इस मामले में फिर दोबारा से डीएनए सैंपल लिया। डीएनए सैंपल लेके उसी मामले की जांच पड़ताल करनी शुरू की तो छोटा मामा वही होता है जिसका नाम शंकर होता है, उससे डीएनए मैच कर जाता है, यानी कि दोनों ही उसका बलात्कार करते थे। लेकिन जो मैच करता है डीएनए सैंपल, वह उस बेटी का उस छोटे मामा के सैंपल से मैच कर जाता है। 9 अक्टूबर 2017 को बहुत ही कम समय में ये डीएनए सैंपल की रिपोर्ट आ जाती है। पुलिस फिर उसको भी गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज देती है। अब यह मामला, इसकी कम से कम समय में चार्जशीट लगाई जाती है और चार्जशीट लगाने के बाद अदालत में भेज दी जाती है। जब यह मामला जिला अदालत में पहुंचता है तो 31 अक्टूबर 2017 को इन दोनों को दोषी करार दे दिया जाता है और महज 2 दिन के बाद यानी कि 2 नवंबर 2017 को दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। जो छोटे वाला मामा होता है उसका वो केस महज 18 दिन चलता है, 18 दिन में उसको सजा मिल जाती है और जो बड़ा होता है, क्योंकि वह पहले गिरफ्तार हुआ था, उसके खिलाफ पहले एफआईआर दर्ज हुई थी, उसके खिलाफ पहले चार्जशीट लगाई गई थी, इसलिए उसको 30 दिन लगते हैं।
बड़े को 30 दिन और छोटे को महज 18 दिन में ही केस फाइनल हो जाता है और अदालत जब उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है उसमें कहा जाता है कि जब तक इन दोनों के प्राण नहीं निकल जाते तब तक ये सलाखों के पीछे ही अपनी जिंदगी गुजारेंगे। इससे पहले इन्हें सलाखों से बाहर निकलने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं। अब धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ रहा था। लगभग 4.5 महीने बच्चा उसी सेक्टर 15 के चाइल्ड होम में रहा था। इसी बीच जब यह खबर अखबारों में चली थी तब एक महाराष्ट्र की एक दंपति होता है। उस महाराष्ट्र के दंपति को एक बच्चे की जरूरत थी। वह परिवार चंडीगढ़ जाता है और सेक्टर 15 के चाइल्ड होम में जाकर बातचीत करता है कि हमें इस बालक की जरूरत है जिसकी हम परवरिश कर सकते हैं, जिसको हम गोद ले सकें। तो उन्होंने उस बच्चे को उस महाराष्ट्र के दंपति को सपुर्द कर दिया। वह जो लड़की है जो आज भी अच्छी खासी उसकी परवरिश हो रही है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि वह एक अच्छी जिंदगी जी रही है। लेकिन जो लड़की थी जिसको बच्चा पैदा हुआ था, जिसकी उम्र महज उस वक्त 10 साल के आसपास थी, जिसे अदालत ने यह फैसला सुनाया था, उस जज ने सुप्रीम कोर्ट ने एक सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 1 लाख रुपए उस बच्ची की परवरिश के लिए, उसके भविष्य के लिए देने का ऐलान किया था, जिसमें से 1 लाख शायद नगद और 9 लाख रुपए FD कराने का आदेश दिया था। साथ ही जो जिला अदालत की जज महिला थी उन्होंने एक सिफारिश की थी कि इतने रुपए से कुछ नहीं होगा, इसको थोड़ा रुपए बढ़ा दिए जाएं। इससे क्या इसकी भविष्य की नींव रखी जा सके, ताकि लड़की पढ़ने में वाकई सचमुच बेहद होशियार होती है। इंग्लिश और मैथ उसका अच्छा था। पेंटिंग वो बहुत ही अच्छा बनाया करती थी इसी छोटी सी उम्र में। इसलिए उस लड़की को 15 लाख रुपए की घोषणा कर दी जाती है और वो जिंदगी तो खैर ठीक ठाक जी रही है, लेकिन शायद जो दर्द उसे महसूस किया है, जो उसके साथ पूरे जुलाई से लेकर नवंबर तक होता जा रहा था, वो वाकई शायद उस वक्त को, उस पल को वो और उसके माँ बाप कभी नहीं भुला पाएंगे। यदि किसी ने उसे यह याद दिलाने की कोशिश की, क्योंकि लगातार मीडिया भी जमघट उसके घर के आगे लगाए हुए थी, आसपास के लोग थे जिसे मालूम हो चुका था कि ऐसा भी कोई वारदात हुआ है, कि कई लोगों ने उस लड़की की जो आइडेंटिटी थी, उसकी जो पहचान थी, उसे भी डिस्क्लोज कर दिया था। इसलिए ना जाने कब तक उस लड़की को सफर करना पड़ेगा। ऐसे में मीडिया कर्मियों की यह जिम्मेदारी बनती है कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ वह ऐसे केस के बारे में सामने लेकर आए और कम से कम किसी सामने वाले की जो पहचान है, जिससे कि उसकी जो पहचान उजागर हो सके, ऐसा काम उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। और जाते जाते दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप हमारे न्यू हिंदी क्राइम स्टोरीज के सीरीज को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और स्टोरीज सुनने के लिए। अभी के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।